यह जो बिल है श्री राजेश रंजन जी, इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक समरसता और भारतीय प्रवासियों के अधिकार के लिए यह बिल लाया गया है। हमारा देश हमेशा सार्वभौमिकता के आधार पर विश्व कल्याण और मानव कल्याण का जो हमारा संविधान का भाव है, वसुधैव कुटुंब और सर्वधर्म समभाव के साथ जीवंतता के लिए जाना जाता है। इसीलिए हम विश्व गुरु की कल्पना करते हैं। मैं चूंकि अब हमारे माननीय गृह मंत्री जी आ गए, हमको बोलना है, मैं 2-3 बात कहना चाहूंगा। एक तो एनआरआई का महत्वपूर्ण योगदान 2023 में भारत ने 125 बिलियन 10.4 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड रिमिटेंस प्राप्त किया, जो किसी भी देश के लिए सबसे अधिक था। लेकिन क्या हमारी सरकार एनआरआई के हित में कोई रक्षा करने में आज तक जैसे समाज, अगर सरकार सही तरीके से नहीं किया तो नतीजा क्या होगा? इसका नीतिगत सुधार लाने की जरूरत है, जिसमें मेरा एनआरआई टैक्स नीति में सुधार की बात पर आग्रह है। 2020 के बजट में एनआरआई पर टैक्स की नई शर्तें लागू कर दी, जिससे उनकी टैक्स देनदारी बढ़ गई। यदि कोई एनआरआई 240 दिन से कम भारत में रहता है तो उसे कर मुक्त माना जाता था, लेकिन इसे घटाकर 120 दिन कर दिया गया। कई देशों में टैक्स नियमों के कारण भारतीयों पर दोहरी कराधान, डबल टैक्सेशन का बोझ पड़ता है। एनआरआई टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जाए और दोहरे कराधान को समाप्त करने के लिए मजबूत द्विपक्षीय संघीय की जाए। 120 दिन की सीमा वापस 240 दिन की जाए, जिससे एनआरआई को राहत मिल सके। विशेष निवेश छूट योजना लाई जाए, जिससे विदेश निवेश में बढ़ावा मिल सके। मानवर मतदान का अधिकार कितने दिनों से? भारत में 3 करोड़ से अधिक एनआरआई, लेकिन वे चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। एनआरआई का वोट डालने के लिए भारत आना पड़ता है, जिसमें 99% एनआरआई वोट नहीं डाल पाते हैं। मैं 2018 में लोकसभा में प्रॉक्सी वोटिंग के बिल पास हुआ था, लेकिन सरकार ने इसे लागू नहीं कर पाया। एनआरआई के लिए डिजिटल पोस्टल वोटिंग की सुविधा लागू हो। मैं इसीलिए लास्ट कर रहा हूं, एनआरआई के लिए भारत में बैंक खाता खोलना भी अभी बेहद जटिल हो गया है। इसलिए नॉन रेसिडेंस एक्सटर्नल एनआरआई खातों में ब्याज दरें बहुत कम है। लास्ट कर रहा हूँ अध्यक्ष जी, एक सेकंड, लास्ट कर रहा हूँ। मैं अध्यक्ष जी आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लगातार हमारे जो इलाके धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।